क्या हाल है साथियों। मैं हुई काश तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गया है 14 फरवरी का करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसमें यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट, कंटेक्स्ट और फैक्ट्स और वैल्यू एडिशन सभी कुछ कवर करते हैं, तो बाकी के जो एग्जामिनेशन है उनको भी फायदा हो सकता है। जैसा कि अभी पीछे किसी ने बताया था कि आपने जो क्वेश्चन फैक्ट बताए थे बीपीएससी में भी उससे क्वेश्चन आए थे, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आए थे, आगे भी आ सकते हैं। और आप लोग रोज डेली डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। करंट अफेयर एक साथ अगर आप कंपाइल मतलब पाइलअप वाला चीज़ करोगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। निगेटिव अगर है एग्जामिनेशन में मार्किंग तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हाफ नॉलेज आपको याद इतना रहेगा नहीं एक साथ, और फिर वहाँ पे आके निगेटिव हो सकते हैं आपके नंबर। ठीक, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले वो कौन कौन से हैं। अर्थक्वेक आया कल, आप लोगों को फेल्ट हुआ होगा जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में हैं। ताजिकिस्तान में उसका जो है एपी सेंटर था। एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, बैंकों के निजीकरण से संबंधित कदम क्या उठाए जाने हैं। 5G पर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है। मैक्सिको अमेरिका सीमा दीवार से संबंधित ट्रंप का आदेश को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है पूरी। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को आज का जो है इंपॉर्टेंट डे बता देते हैं। वैलेंटाइन डे सभी को पता है, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोग ये भूल गए होंगे कि 14 फरवरी को ही लास्ट ईयर जो है लास्ट ईयर पुलवामा अटैक हुआ था। हमें वो भी याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो है भगत सिंह जी को जो है, और साथ में राजदेव और सुखदेव को भी, राजगुरु और सुखदेव जी को भी जो है फांसी की सज़ा जो है आपकी 14 फरवरी को ही दी गई थी 1931 में, और 23 मार्च को फांसी पे लटकाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। अगर आप लोग वैलेंटाइन डे याद रखते हैं तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज आपका जो है स्टडी मटेरियल डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, जो इसमें आप पूरा पूरा जो है सारा पूरा जो है आपको पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे दिया जाता है। कोई भी डाउट आप पूछिए, उसको पूरा समझाया जाता है एकदम जो है डीप तरीके से। ठीक है, जब तक आपको जो है समझ में ना आ जाए। स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है कंप्लीट। आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा मटेरियल यहीं मिल जाएगा, और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज़ भी आपकी जो है सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, और जो है आपका वीकली टेस्ट और कई सारे एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है आपका अर्थक्वेक आया, जिसकी मैग्नीट्यूड थी 6.3। ठीक, कहाँ पे इसका एपिसेंटर था? ताजिकिस्तान में। ठीक है, ये है संदर्भ, बहुत ही पावरफुल इसको बोला जा रहा है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, आप लोगों को बताएं कि आपका अर्थक्वेक को जो है मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, मापने के लिए जो है 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है उसकी इंटेंसिटी। पहले ऐसे समझो, ठीक, मैग्नीट्यूड की कितना मतलब उसका वाइब्रेशन पावर कितनी क्या थी उसको देखते हैं। एक होता है इंटेंसिटी की देखने में कितना पता चल रहा है, कितना ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। और तीसरा जो होता है इन दोनों का कंबाइंड होता है, उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड वाला जो है आपका रिएक्टर स्केल पे होता है। ठीक, मान लीजिए 6 है, ठीक, तो लॉगरिथम की वैल्यू, लॉग बुक आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं। 6.3 अगर है, अगर ये 7.3 हो जाए तो ये मतलब इसका 10 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक, एक वैल्यू और दो वैल्यू बीच में क्या है, ये 10 गुना इससे ज़्यादा होगा। ठीक, इसी को लॉगरिथमिक वैल्यू बोलते हैं। आपका इंटेंसिटी वाला जो है वो मरकाली होता है। ठीक, मरकाली में आई आखिरी में आ रहा है, आई से मरकाली इंटेंसिटी जो है मरकाली जो स्केल होता है वो करता है। ये आपका जो देख रेख में कितनी ढह वह गया है, जितने डिजास्टर क्या हुआ है, वो उसको ये देख के बताता है। ठीक है, और ये आपका जो है 12 तक इसकी जाती है। अभी बताता हूँ रेंज क्या है। ठीक है, और इसमें जो है ये नॉर्थ इंडिया और दिल्ली में इसको किया गया। तजिकिस्तान जो कि आपका सेंट्रल एशियन कंट्री है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। इसकी मैं आप लोग से मैपिंग फिर से पहले करवा चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जो है ये तो समझ में आ गया कि कौन से कैसे इसको नापते हैं, मापते हैं। इसकी जानकारी किसने दी? यहाँ पे इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी है, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत। इन्होंने बताया कि एपिसेंटर, अब देखिए जो अर्थक्वेक आता है उसमें समझिए अगर ये सरफेस है तो जहाँ से चालू हुआ, अब क्या होता है कि जो रॉक्स वॉक्स हैं उनमें कई कई सारा वो सिकुड़ते रहते हैं, होते रहते हैं, तो एकदम से जब अपनी रिलीज करते हैं ये एनर्जी, वहीं अर्थक्वेक में दिखाई देती है। तो ये जहाँ से चालू हुई, जहाँ से रिलीज हुई रॉक से एनर्जी, तो वो बोला जाता है फोकस या फिर हाइपोसेंटर।
ठीक है, ये बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा पूरा जो है कॉन्सेप्ट। और यहाँ से सीधी जो रेंज ऊपर जो है सरफेस है, ये जो यहाँ पहुँच रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एपी सेंटर। ठीक, फोकस हाइपोसेंटर एक चीज़ है, एपी सेंटर जहाँ ज़मीन पे लड़ रहा है सीधी ऊपर वर्टिकल लाइन जाएगी। और ये जो रेज आपके जो है कई सारी वेव्स होती हैं बॉडी की, ठीक, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी इसलिए क्योंकि वो जो है पहले ऑब्जर्व करी जाती है, मेजर की जाती है। सेकेंडरी, सेकेंडरी में एस है, सेकेंडरी में ही जो है, इसलिए जो है आप ऐसे याद कर सकते हो कि सिर्फ सॉलिड वाले में ही जो है ये ट्रेवल कर पाती है। इसीलिए जो अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें देखा गया है कि एस वेव जो है वो जो है आपका जो कंपैरेटिवली जो लिक्विड वाले स्फीयर से हमारे मेंटल के जैसे कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्या होता है क्रस्ट होता है सबसे बाहर, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है सबसे अंदर। ठीक, तो ये जो है आपका मेंटल वाले एरिया से नहीं जा पाती है क्योंकि वो थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप से होता है, बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, थोड़ा लिक्विड टाइप का है, इसलिए एस वेव्स वहाँ से नहीं जा पाती हैं। ठीक, और जो है आपका आउटर कोर भी जो है वो क्या है, वो लिक्विड है। आउटर कोर भी जो है वो भी लिक्विड है, तो वहाँ से भी नहीं पार कर पाती। खैर, जब मेंटल से नहीं पार कर पाएगी तो ये एक शेडो जोन बोला जाता है, शेडो जोन जहाँ पे एस वेव्स नहीं करी जा रही। एस वेव जो होती हैं 143 से 143 तक का शेडो जोन बनाती हैं। वहीं अगर आप जो है पी वेव्स को करो तो ये क्या है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्शन होके ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। तो ये वाला जो एरिया बचा ये जो है शेडो जोन होता है पी का। तो ये 143 से 127 मुझे जितना याद आ रहा है यहाँ तक का, इसके बीच में जो है शेडो जोन होता है पी का। इसके अलावा जो है जो बॉडी मतलब सरफेस पे आके जो चलती हैं वेव्स, सिस्मिक वेव्स, वो होती हैं लव वेव और दूसरी होती है रेले वेव। अब ये लव वेव रेले वेव जो जिन्होंने इसको ढूंढा था उनके नाम पर है, समझ गए। अब लव जो है, अब लव काफ़ी सांप जैसा होता है। वैलेंटाइन डे पे बहुत ही अच्छी परिभाषा देखिए 14 तारीख को ये हम लोग अर्थक्वेक जो समझ रहे हैं ये जरूरी है। लव वेव जो है एक तो हो गए पी और एस, ये आपकी बॉडी वेव्स हैं जो मतलब अर्थ की बॉडी के अंतर्गत घूम रही हैं, अंदर घूम रही हैं, ठीक, हर दिशा में। लेकिन जो आप एक बार सरफेस पे आ गए तो अगर आप ऊपर से देखोगे, ठीक, बर्ड आई व्यू, तो लव वेव जो है सांप की तरह चलती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, उधर उथल पुथल करती चलेगी। लेकिन ये मतलब हॉरिजॉन्टल हो गई आपकी, ठीक, जमीन पे हॉरिजॉन्टली ऐसे चलती है, ये मतलब ऐसे इसका ये मतलब प्रोपगेशन है, ठीक, जाने का वेव का, लेकिन ये चलती है ऐसे ऐसे। ठीक, और मतलब आप मेज के ऊपर खड़े होकर मेज को देख रहे हो तो उस पर ऐसे वेव दिखाई दे रही है, समझ लो। दूसरी जो रेले वेव है वो क्या है, वो वर्टिकल उठती है, ऐसे उथल पुथल मचाते हुए चलती है। ठीक है, तो ये आप साइड से देख रहे हो, ऊपर नीचे, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। ठीक, तो ये वाली सारी चीज़ हो गई PSLR, ये सारी वेव्स। ठीक, इसको PSLR भी बोलते हैं, जो आपकी इसमें बॉडी वेव हो गई और ये सरफेस वेव्स हो गई। यही सब इसमें यहाँ पे बताया गया है। आपका US ने बोला कि 92 किलोमीटर दूर मतलब ज़मीन के अंदर जो है 92 किलोमीटर अंदर इसका फोकस था। ठीक, वही सारी चीज़ें आप खाली आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है उसमें लिथोस्फियर होता है, फिर एस्थोनोस्फियर होता है ना। अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। सिस्मिक वेव्स जो है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है आपका, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सिस्मिक वेव से ही बदलता है। ये इसका बेनिफिट भी आप समझ सकते हैं। ये दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको बताया है। हाइपो सेंटर, फोकस सेंटर आपको बता दिया, एपी सेंटर भी पता है आपको, सरफेस पे होता है। दो तरीके की बॉडी वेव्स हो गए यहाँ पे, ठीक, पी वेव और एस वेव। एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड से जाती है, इसीलिए शेडो जोन ज़्यादा बड़ा बनाती है। मेजरमेंट जो है सिस्मोग्राफ पे होता है, इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए। अब क्या ये सिस्मोग्राफ क्या UPPSC में नहीं पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ है, सुबह 6 बजे जरूर देखिए, जिसको वो रहता नहीं तो मंथली का तो हमारा आता ही है। आप लोग वहाँ जाके पीसेस की है एक के हिसाब से पूरा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, जो परिमाण पैमाना है मैग्नीट्यूड वाला, वो रिएक्टर स्केल के थ्रू होता है 0 से 10। और वहीं इंटेंसिटी की बात है, जैसे मरकाली में आई है तो इंटेंसिटी हो गया, और ये 1 से 12 तक होता है स्केल। और अर्थक्वेक जो है कई तरीके के इसके जो है प्रकार है। टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उसमें कुछ जो है उथल पुथल हुआ उसकी वजह से हो जाता है। फॉल्ट जोन होते हैं आपके, कई सारे जो प्लेट्स हैं उसमें कई सारी जो है आपकी फॉल्ट आ जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। जैसे ये है, यहाँ पे आया अर्थक्वेक तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये चीज़ है। इससे भी हो जाता है आपका। वॉल्केनिक पे भी हो जाता है, जब वॉल्केनो फटने वाला हो उससे पहले और बाद में जो है अर्थक्वेक आ जाता है। ह्यूमन
के वजह से भी हो जाता है। आपने सुना होगा डायनामाइट और माइनिंग और इन सब की वजह से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पहला हमारा टॉपिक खत्म होता है। दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ऊर्जा जो है सुरक्षा से रिलेटेड है। इसमें इंडिया एनर्जी आउटलुक को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाला है। एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। ठीक, एसोसिएट मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पब्लिश करता है। इसका मेन काम क्या है कि जब 1973-74 में अरब कंट्री और जिसमें कि मेनली आपका जो है इजराइल, ये हो गया, इजराइल के ऊपर आपका ये क्या है, सीरिया, ये उत्तर में सीरिया और दक्षिण में इजिप्ट। ठीक, ये लोग क्या था कि अरब कंट्रीज जो है 1967 में 6 डे वॉर जो है उसमें इजराइल से एक बार पिट चुके थे और 6 दिन में ही इसराइल ने इनको पीट दिया था। उसकी वजह से उस समय इसराइल ने क्या किया, यहाँ से इसराइल सीरिया से गोलन हाइट्स का कब्जा लिया था। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और सिनाई पेनिनसुला है जो है, आपने स्विस कैनाल वाला देखा होगा, सिनाई पेनिनसुला जो है वो वहाँ पे जो है इसके ईस्ट में पड़ता है स्विस कैनाल के, उस पर भी थोड़ा कब्जा किया हुआ था। तो इजिप्ट ने क्या किया, 1973-74 में इनके ऊपर फिर से लड़ाई कर दी, इसराइल के ऊपर। ठीक, अरब कंट्री मतलब ये लोग लीडर थे, बाकी अरब कंट्रीज भी इन्वॉल्व थे। और जो लोग भी इसराइल की हेल्प कर रहे थे, मेनली तो कर रहा था यूएसए, उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, शीत युद्ध। और जो लोग भी यूएसए और भी थे, जैसे कनाडा हो गया, नेदरलैंड्स हो गए, तो उन लोगों को जो है तेल की सप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा बोला इन अरब कंट्रीज़ में, और तेल सबसे ज़्यादा यहीं पे था। तो उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस हुआ और उन सब में इसको योम किपुर नाम से भी बोला जाता है, वॉर भी बोला जाता है, 1973-74 वाले को। और इसमें जो है ऑयल की सप्लाई रोक दी थी और ज़्यादातर तो यूएसए और से, इसलिए $3 से लेके ये 12 पहुंच गया, 300 गुना परसेंट बढ़ गया था आपका, 300 टाइम्स परसेंट बढ़ गया था, 300% बढ़ गया था। ठीक है, ये तो 3 गुना हुआ। तो ये वाली चीज़ है। तो इस समय जो है जो क्या हुआ कि ऑयल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया ताकि जो है एनर्जी का जो ऊर्जा का मतलब वो है वो सुरक्षा बनी रहे। ये उसके बाद उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये वाला मैंने सोचा साथ में आपको बताया, तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये पता चलेगा कि वेस्ट एशिया और एनर्जी जो है का जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से प्रभावित कर सकती हैं ये कुछ कंट्रीज़ मिल के। ठीक, ये मतलब वैसे ही हो गया जैसे फल वल वाली मंडी में जाओ आप, तो सब मिल के बैठ जाते हैं, कार्टेल बना देते हैं कि भैया कोई भी सेब जो है 100 रुपये से कम नहीं बेचेगा, वैसी ही चीज़ है, या फिर सेब आप देंगे ही नहीं। ये वाले काम ये लोग कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने देखा है कि भैया कोविड के बाद में इंडिया जो कि तीसरी थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है वो कैसे उभरेगी, इन्होंने एक बताया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि 25% से बढ़ जाएगी इंडिया की डिमांड अगले 2 दशकों में। और यूरोपियन यूनियन जो कि कंट्री नहीं है, कई लोग मुझसे कल पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, काफ़ी हंसी भी कई बार आती है कभी, लेकिन जो है बताना तो फ़र्ज़ है ही हमारा। होप वाला जो मिशन था जिसमें यूएई को मैंने बताया था कि 5वीं कंट्री बन गई है, तो लोग कह लगे सर आप देखिए ये 1 2 3 यूएसए यूरोपियन यूनियन और सब मिला के, उन्होंने कहा ये 5वीं कहाँ हुई, 6ठी हुई ना, क्या यार आप जानते ही नहीं हो कुछ। तो ये कंट्री की बात मैंने करी थी और यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ कंट्री। समझ में आ गई बात। तो ये है थोड़ा सा सिर्फ लिखना रिएक्ट करना ही जो है आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि क्या आप बोल रहे हो उसके पीछे आपका विवेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा एक बार क्रॉस चेक करना भी सीखो। यही होता है कि फेक न्यूज़ को आप लोग जो धड़ल्ले से व्हाट्सएप पे आगे बढ़ाते हो जो काफ़ी ठीक नहीं है। तो ये वाली चीज़ है, इसमें 25% तक बढ़ जाएगी। यूरोपियन यूनियन को भी जो कि थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है, कंज्यूमर की बात कर रहा है कंट्री नहीं, उसको बाईपास कर जाएगा। इंडिया की जो है काफ़ी बढ़ने वाली एनर्जी की डिमांड, और 2040 तक जो है एस्टिमेटेड ये है कि हमारा जीडीपी जो है एक्सपेंड होके 8.6 ट्रिलियन हो जाएगा। अब जीडीपी बढ़ेगा तो भैया ज़्यादातर जो है ये बढ़ेगा किस पर, फॉसिल फ्यूल पे, यानी कि जीवाश्म वाली जो ऊर्जा है उस पर। ठीक, जीवाश्म ईंधन पे बढ़ेगा और हमें आयात करना पड़ेगा, आयात हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसकी वजह से जो है
हमें इस पे डिपेंड करना पड़ेगा कौन सी कंट्रीज़, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पे ही, क्योंकि हम वहीं से मंगाते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि हम अपना खुद का तेल और रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छे तेज़ी से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इंडिया, ये आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये कहता है कि इंडिया की जो डिमांड है ऑयल की वो 8.7 यानी 87 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। अभी कितना है समझ रहे हो? 2040 तक अभी कितना है? 50 मिलियन है, सॉरी, ठीक, तब हो जाएगी 50 लाख है, और तब हो जाएगी 87 मिलियन, 87 लाख बैरल, ठीक है। और रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है हमारी बहुत ही कम है अभी, जो है 6.4 मिलियन है 2030 तक, और 2040 तक भी जो है 70 मिलियन, तो 10 मिलियन का तो तब भी जो है। और ये रिफाइनिंग कैपेसिटी है, एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो क्रूड ऑयल आता है, समझना, क्रूड ऑयल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल भी उसी से बनाते हैं, डीजल भी उसी से बनाते हैं, और भी कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, रिफाइन मतलब क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उस इंपोर्ट को रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी है। जैसे इंडियन ऑयल आपका जो है ओएनजीसी और ये सब तो लेके आते हैं, देते हैं किसको? इंडियन ऑयल को देते हैं, बीपीसीएल को देते हैं, एचपीसीएल को देते हैं, ठीक, ये वाली बात है। अच्छा, ओएनजीसी क्या करता है? ओएनजीसी खुद का हमारा एक्सप्लोरेशन करता है, ठीक, और जैसे कि रिलायंस वाले भी करते हैं। इंडियन ऑयल और ये सब लोग क्या है, इंपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद जो है इसको रिफाइन भी करते हैं। मथुरा में आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग जो जाते होंगे वृंदावन, वहाँ दिखा होगा उन्हें। वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट नेट ऑयल इंपोर्टर इस समय दुनिया का कौन है? इंडिया तो सेकंड है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। चाइना जो है आपका 76% है, और ये देखा जा रहा है कि 92% तक इसका जो है 2040 तक इसका बढ़ जाएगा। तो चाइना बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस है, और ये देखा गया है कि चाइना, यूएसए क्या कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ कई सारे स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहे हैं। इंडिया में भी है, पडुर नाम से एक जगह पे है, वैजाग पे भी है। आप लोगों को बताना है कहाँ कहाँ पे इंडिया के पास स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स इंडिया ने बनाए हैं। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है पेरिस में है, ये ऑटोनोमस है, किसी यूएन से नहीं है, और ये इस्टेब्लिश किया गया था वहीं 1973-74 के वॉर को वजह से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम यही है कि जो भी कंट्री हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज बोल रहा हूँ, जो भी आपके औद्योगिक देश हैं, उनके लिए ऊर्जा जो है लगातार उनको दी जाए, ये चीज़ है इसका मेन उद्देश्य। और इसका जो उद्देश्य यहाँ पे अब क्या हो गया, 3E हो गया है। क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देखिए, जो निजीकरण कराया जाएगा अभी बैंकों का, ठीक, कुछ बजट में कंटेक्ट समझ लेते हैं। बजट में कुछ अभी अनाउंसमेंट हुए हैं कि भैया 2 पब्लिक बैंक को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, ठीक, यानी कि उसमें प्राइवेट होल्डर्स जो हैं बड़े पैमाने पे हो जाएंगे। अभी तक मान लीजिए अगर 51% भी गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो गया। लेकिन अब अगर मान लीजिए उसका 49% हो गया गवर्नमेंट का, तो जो है माइनॉरिटी हो गया। मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए ज़्यादातर जो 51% की जरूरत पड़ती है, तो अगर प्राइवेट वाले के पास 51% की होल्डिंग होगी तो वो ले पाएगा ना डिसीजन, ये चीज़ है मेन। तो देखिए, 2 पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को तो करेगा ही करेगा, साथ में पहले ही अनाउंस किया जा चुका है कि आईडीबीआई को भी प्राइवेटाइज करना है, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी जो है, अभी जो ये राजकोषीय जो आने वाला फिस्कल जो है आपका वित्तीय वर्ष जो है अपना, उसमें एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा, ये वाली बात है। 4 जो है रणनीतिक सेल डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश पॉलिसी करी गई, जिसमें कि 4 सेक्टर उठाए गए हैं, जिसमें कौन कौन सा है? बैंकिंग, इंश्योरेंस और वित्तीय सर्विसेज, ठीक। और इसमें जो है बहुत मतलब अब ये हो गया है कि सरकार ये चाहती है कि हम प्राइवेटाइज ज़्यादातर चीज़ें कर दें, हम काफ़ी मतलब खाली फैसिलिटेटर के रोल पर हैं, रेगुलेशन पे देखें, हम बिल्कुल डायरेक्टली हम उस पर इन्वॉल्व ना हो, मार्केट में डिमांड सप्लाई इन सब चीज़ों पर, ठीक। अब देखा जा रहा है कि 28% से 28 ऐसी स्टेट ओन्ड कंपनियां थी, बैंक्स थे, अब सिर्फ 12 रह गए हैं। तो अब इसका मतलब ज़रूरत क्यों पड़ रही है बैंक्स को? कई सारी, सबसे बड़ी चीज़ है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि बैंकों ने, जो सार्वजनिक बैंक थे, उन्होंने खूब धड़ल्ले से जो है लोन बांटा। कौन से? जो हमारे जो है बहुत बड़े बड़े जो चोर हैं, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है, और आपका चौकसी, और कुछ तो ऐसे प्राइवेट। अच्छा, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें बड़े बड़े बैंक्स के जो हेड बैठे हुए थे, उन्होंने अपने पति वती को ही लोन बांट दिया। जैसे कि सुनंदा कोचर, ये क्या नाम था इनका? चंदा कोचर, सॉरी, सुनंदा तो दूसरी थी, और
चंदा कोचर ने क्या किया कि अपने पति को ही जो है काफ़ी धांधली करते हुए बांट दिया था। हालांकि अभी न्यूज़ बनाने से पहले उनको बेल मिल गई है उसमें। अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये चौकसी हो गए। साथ ही साथ जो लोन वेवर होते हैं ना, देखिए फार्मर्स की मदद आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन वेवर करना ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपने जिस दिन से लोन वेवर किया उसके अगले दिन से फिर से फार्मर लोन ले सकता है। तो होता क्या है, लोग लोन लेते हैं ना देने के लिए। ठीक, तो ये वाली जो प्रवृत्ति बन गई है ये गलत है। एथिक्स में आप लोग ये कर सकते हो कि ये एक मोरल हजार्ड भी है। क्यों? क्योंकि जो लोन लेके वापस कर रहा है उसके साथ चीटिंग है ये। ठीक, साथ ही साथ जो है आर्थिक भी काफ़ी इसमें घपलाबाजी है कि मतलब आर्थिक जो स्थिति है वो भी बदल जाती है। और इसी सब चक्करों में ये भी देखा गया है प्राइवेट वाले बैंक्स काफ़ी अब ज़्यादा अच्छा लोन दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर्स को जो है हटा दो और उनको प्राइवेटाइज कर दो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये देखा जा रहा है। ठीक, अब मतलब ये है कि आपका प्राइवेट करने से सब कुछ सही हो जाएगा, प्रोफेशनलिज्म से उसका मैनेजमेंट होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, ईयर ऑफ कैपिटल, कई इन्होंने देखा है सरकार ने कि हम बहुत सालों से कैपिटल इंजेक्शन कर रहे थे, पैसा और डाल लेते हैं कि कुछ हो नहीं रहा था। अब चाहे इतना भी टैक्स पेयर्स का ही तो मनी है ना, ये सरकार अपनी जेब से तो देती नहीं। लोन वेवर और ये सब करने से क्या है, टैक्स से ही तो लेती है हमसे। अब देखो, जो लोग डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, वो तो अलग है। इनडायरेक्ट टैक्स भी तो खतरनाक चीज़ है यार। जो 5-10 रुपए का बिस्कुट है जिसमें कि टैक्स लग रहा है, चाहे इतना ही परसेंटेज हो, वो चाहे मुकेश अंबानी खाए, चाहे देश का सबसे गरीब आदमी खरीदे, उसे बराबर से टैक्स पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका जैसे कि जीएसटी है, ये अगर इसका ये बढ़ रहा है कि 1 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़, हम बहुत इसको अगर आप बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसको बहुत अच्छा ना मानो। क्योंकि ये जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है। ये नहीं देखता है कि किस असमानता को नहीं देख पाता है। चाहे वो 10 रुपए की चीज़ हो, चाहे गरीब खाए चाहे अमीर खाए, मुकेश अंबानी, लेकिन टैक्स दोनों को सेम पड़ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी अच्छी चीज़ नहीं है। और टैक्स लेके ही ये बैंक जो जो है ये सब बांट रहे हैं पैसा, ये आपकी ही जेब से आता है। आप लोग क्यों नहीं समझ में आती ये चीज़? तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार के पास क्या है, कई सारे चीज़ें हैं, उसको यहाँ से उठा के पैसा यहाँ डाल दो, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, यही काम, इसको इधर से इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही करना है। और आपसे ही पैसा लेंगे, इनके खुद का निजी पैसा कुछ नहीं है, ये खुद का जो है खाली यही है कि किस तरीके से देश का लीडर हमारा किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहा है। ये सब हमारे हित के लिए होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अगर हमारे जो है लीडर्स अच्छे से उसको करें, यूटिलाइज करें, तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। ये पूरी बात है। ठीक, फ्री। अब ये है कि गवर्नमेंट को फ्री कर देंगे और बैंकों को अपनी तरीके से करने देंगे। जहाँ पे जो है ज़रूरत की चीज़ है, जैसे प्राइवेट बैंक करती है ना, अगर उसको लगा सामने वाला जो है नहीं दे पाएगा वापस जो है लोन, तो वो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अब चाहे कोई गरीब चला जाए तो उसको हो सकता है पूछा भी ना जाए। प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज, अच्छा देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो अभी तो क्या कर रही है, विनिवेश कर रही है, लेकिन नेशनलाइज कैसे कर सकती है, तो इसके लिए एक डॉक्ट्रिन होती है। हो सकता है ये अलग से पूछ ले, वैल्यूडेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। क्या नाम है? एमिनेंट डोमेन। ठीक, इसके अंतर्गत ये है कि सरकार चाहे तो पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो आपका प्राइवेट वाली संस्थाएं हैं उनको जो है नेशनलाइज, मतलब राष्ट्रीयकरण उनका कर सकती है। ऐसे ही किया गया था जब एयर इंडिया, जमशेदजी टाटा वाले जो लोग थे, इन्हीं की जो एयरलाइंस थी उन्हीं को एयर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब फिर से देखना, वापस से वहीं लोग खरीदेंगे। ठीक, नेशनलाइज किया गया था पहली बार तो इंदिरा गांधी जी ने 14 जो है बड़े प्राइवेट बैंक तो थे, 1969 में उसको जो है आपका नेशनलाइज कर दिया गया था। सोशलिस्ट अप्रोच को, मेन ये था कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गरीबों को लोन ही नहीं देते हैं प्राइवेट वाले, ये समझ लो तुम। जो भी अगर कोई मतलब चला गया, जो गरीब जिसको वाकई में जो है ज़रूरत है, वो जाके दरवाजे पर खड़े होकर दिखा दे, मैं तो कह रहा हूँ, उसको लात मार के ना निकाल दें ये लोग प्राइवेट वाले बैंक। तो आप समझ लेना, अरे घुस ही नहीं सकता यार, मैं आपको बता रहा हूँ। सब प्राइवेट बैंक हो जाए, फिर देखो आप, किसी जो गरीब जो निजी जो चाहना चाहता है उसको रुकने नहीं देंगे वहाँ पे आसपास भी। ठीक है। अच्छा, स्टेट बैंक का जो है आपका 1945 में हुआ था। आप लोग को बताना है कि आरबीआई जो है कब बना था, उसका ईयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और कई सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएंगी और जिससे कि जो है एनपीए कम किया जाएगा, ये सारी चीज़ है। प्राइवेट बैंक अच्छा कर रहे हैं, उनका लोन का भी ज़्यादा दे रहे हैं। और जो है पब्लिक सेक्टर का तो घटा है वो, बल्कि 36% था 2020 में, पहले 21% था 2015 में। और उनके वैल्यूएशन और स्टॉक की वैल्यू भी अच्छी बढ़ रही है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, अभी देखो ना, मैंने आप लोगों को बताया डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स दो जो हैं प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। एक है आपका एसबीआई।
और एसबीआई जो है आपकी उसकी सर्विसेज आपको पता है कितनी अच्छी हैं। ठीक, तो लास्ट कपल ऑफ ईयर देखा गया है कि गवर्नेंस का इशू रहा है, चंदा कोचर और ये सब लोग जो है, आपका यस बैंक भी तो है, राणा कपूर, इन्होंने भी काफ़ी धांधलीबाजी करी है। खैर जो भी है, सरकार खुद ही बचाती है इन लोगों को, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने पैसा कमाया खिलाया होगा उसमें सरकार के भी मतलब जो है पॉलिटिशियन, सरकार को ना कहें, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, लोग जो है कुछ घपला करते हैं और ये सबको खिला देते हैं, पूरे इकोसिस्टम को, ताकि बाद में पकड़े ही ना जाओ, क्योंकि एक की पोल खुलेगी तो सारे गिर जाएंगे एक लाइन से, डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 5G पर संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है। ठीक, स्टैंडिंग समिति है, यानी कि आपकी कौन से मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम वाले की, यानी कि हमेशा ही रहती है, एडहॉक नहीं है, परमानेंट कमेटी है। लोकसभा में इन्होंने बताया है कि हम 5G भी नहीं ला पाएंगे टाइम पे, क्योंकि हमारे पास जो है कई सारे कारण हैं, वो भी बताऊंगा मैं आगे। इसमें इनकी फाइंडिंग यही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो है कई सारे स्टेप लिए थे अगस्त 2018 में, और कि भैया हम 5G के लिए इंडिया को रेडी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। काफ़ी इसके जो है कमेटी ने कहा बहुत सारे सीरियस इशू हैं, कि अब ये इशू समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपने अप्रूवल ही नहीं दिए, स्पेक्ट्रम बहुत ही महंगा है, बहुत ही हाई रिजर्व प्राइस है, पुअर डेवलपमेंट है, टेस्ट केसेस ही आप टेस्टिंग ही नहीं करने दे रहे हो, और इसके बाद जो है ऑप्टिकल फाइबर भी आपका रीच ही नहीं है, साथ ही साथ बैक हॉल भी नहीं है। बैक हॉल क्या होता है, कोर नेटवर्क, ठीक, और उससे जो है बीच में लिंकेजेस होते हैं, और जो आपका ये पेरीफेरी मतलब एज पे जो आपका ये है नेटवर्क है, बाकी के नेटवर्क, ठीक, इनके बीच में जो है ये ज़्यादा बैक हॉलिंग है ही नहीं, तो इससे क्या होता है कि तुरंत ही जो मान लीजिए कोई कमी आई तो ये सब उड़ जाएगा, तो ये वाली चीज़ होती है। बैक हॉल की भी कैपेसिटी काफ़ी कम है, रिजर्व प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, दुनिया में अगर देखा है तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे महंगा इंडिया में दिया जा रहा है, और पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से देखा है तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये लोग, आप लोग को समझना चाहिए ना, ये मोबाइल कंपनीज़ हैं, प्राइवेटाइज ही हैं, अच्छा है, बीएसएनएल से तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपकी जियो हो गई, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, तो ये जब महंगा खरीदेंगे तो देंगे भी तो महंगा ना, और फिर महंगा कौन ले पाएगा, सिर्फ अमीर लोग, ठीक है, जो कि इंडिया में क्या है 3% है, तो बाकी देश की जनता क्या है, क्या उसको सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो ये वाली बात है। और उसके बाद देखिए अब गवर्नमेंट के साथ में दिक्कत ये है कि उसके खजाने ही खाली हो गए हैं, कई सारे जो है आर्थिक नीतियों के फेल होने की वजह से, तो अब उसको तो किसी ना किसी तरीके, मैंने बताया ना कई सारे एवेन्यूज़ हैं, यहाँ से पैसा उठा लो, यहाँ से इसको चूस लिया, फिर इससे उठा लो, ये उठा लो, तो ये अपनी जेब से तो देना नहीं, इनको लेना हम ही लोग से है इनडायरेक्टली, कभी इससे लो कभी उससे लो, ताकि याद ही ना रहे किसी को। तो ये 118 टेलीकॉम जो है दुनिया में कंपनी कर चुकी है 59 कंट्रीज़ में, जिन्होंने 5G नेटवर्क लगा रहे हैं, AT&T, वेराइजन, ये सारी कंट्रीज़ बहुत हैं, साउथ कोरिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसमें। 2018 में इंडिया में ही हो गया था टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, इंडिया ने भी चालू किया था बट काफ़ी पीछे रह गए, जनवरी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मुकेश अंबानी और भारतीय एयरटेल, अभी एयरटेल ने तो हैदराबाद में चला के भी दिखाया था कि हम 5G रेडी हो गए हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी बात कही है कि भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है, तो लेकिन ये कुछ अभी तक जो है इन्होंने काफ़ी टाइम पहले बोल दिया था कि हम लगा देंगे, बताओ यार तुम अप्रूवल दो, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो पाया है। और इंडिया जो है जैसे कि 2G 3G 4G में हम पीछे रह गए थे, बहुत लेट आया था यार इंडिया में 2-3 साल बाद, वैसे ही अब यहाँ पे भी यही काम होने वाला है। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक क्या है, सिंपल सा, कि अमेरिका मैक्सिको पर जो है एक, जैसे ये है अमेरिका USA और ये है मैक्सिको, तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे जो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है फेंसिंग लगा देंगे, और जहाँ पे नहीं, जैसे ये दो है फेंसिंग लगा दी यहाँ के बीच में, जहाँ पे नहीं यहाँ पे कैमरा लेज़र और ये सब होगा, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी, कुछ भी कोई आया तो वहाँ से पे जो है तुरंत सोल्जर्स आ जाएंगे और चेक करने के लिए। तो ये ट्रम्पू जो था हमारा, उसने ये कहा था कि हम ये ऐसे बनाएंगे, और काफ़ी सारा बजट $2.5 बिलियन जो है इसने भाई ने अपने डिफेंस वाले बजट से ट्रांसफ़र करके और जो है इसके लिए बनाने के लिए दे दिया था कि ये भैया तुम बनाओ, ये बॉर्डर की ये जो फेंसिंग और ये बनाओ, पूरी पूरी दीवार वार बनाओ। इसको जो बिडेन ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक, हम नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात यहाँ पे कही है। वहीं सब कहानी इसमें बताइए, 2019 में जो है 15 फरवरी को उन्होंने दिया था, अब 2020 में इसको वापस कर दिया गया है। $2.5 बिलियन जो है डिफेंस के बजट से इन्होंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया था, उसको हटा दिया गया है, और 6 बिलियन मतलब इसमें खर्चा हो चुका है। अब देखिए क्या होता है। बॉर्डर ये लोग यहीं बनाना चाहते हैं कि यहाँ से इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इमिग्रेशन होता है, जो US वाले नहीं है तो हम उनको अंदर नहीं घुसने देंगे। ट्रम्प एक कहता था ना, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनके हिसाब से ये था कि एक USA को एक हर्मिट किंगडम बना दो, कि बाहर से उसका जो है वैश्विक मतलब बाहर से कोई ना आए ना जाए, बाहर से कोई ज़्यादा उनका वो ना हो। इसीलिए उसने चाहे UNFCCC वाला हो, क्लाइमेट चेंज हो,
और बाकी भी UNHCR अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल परसों कि जो है उन सब से वापसी ले लिया था। हम नहीं चाहते, मतलब इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन से ये लोग जो है हट के अपना प्रोटेक्शनिज्म सिर्फ जो है वहाँ के लोग को जो है आगे बढ़ाना, ये सब था। और वीज़ा पे भी काफ़ी दिक्कत थी। H1B वीज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। वर्चुअल फेंस, और वहीं जैसे मैंने बताया ये था। टोटल जो इन लोग की बाउंड्री वो कितनी है, 3145 किलोमीटर है। तो देखिए जो लाल वाला पोर्शन है वहाँ पे फेंसिंग लग गई है, ये खाली गैप है, यहाँ पे लेज़र और इन सब से मॉनिटरिंग होती है। तो इसके बाद हमारा आ गया फेवरेट टॉपिक आज का, कॉमन IAS पीसेस। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आपका इंडिया में टॉय फेयर हुआ 2021 वाला, खिलौना मेला हुआ 2021 वाला, इसमें कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है। पहला ये बता रहा है कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक होगा। दूसरा बता रहा है कि खिलौना उद्योग जो है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्मृति ईरानी, निशंक और पीयूष गोयल जी, इन तीनों ने इसको किया है। और इसमें जो है ये इसका उद्देश्य है कि टुगेदर इन सबको साथ में लेके आओ। मेन चीज़ ये है कि चाइना के खिलौनों के बाज़ार में भी मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा दबदबा है। जो भी खिलौना उठा लो मेड इन चाइना ही है। उसको ख़त्म करने के लिए चाइना पे डिपेंडेंसी, चाइना से ट्रेड डेफिसिट, ये बहुत अच्छा सरकार कदम है। तो उन सबको कम करने के लिए हमारे भारत के खुद के स्वदेशी खिलौने हम लोग खेलें, ये जो है हम लोग, हमारे बच्चे सब लोग खेलें, तो उसके लिए है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ये है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण यानी कि मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, हर पोर्ट पे ट्रस्ट काम करते थे जो मेजर थे। ठीक, भारत में 13 पोर्ट हैं। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले यहाँ बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी जो है ये बनाया जाएगा और ये ट्रस्ट को रिप्लेस कर देगा। क्या ये सही है कि नहीं? दूसरा ये है कि पोर्ट अथॉरिटी को अब ये टैक्स वैक्स भी जो है कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं उसी के एवज में जो आपका बिडिंग विडिंग होगी PPP की, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो उस पर बिडिंग विडिंग देखा जाएगा जिस हिसाब से टैरिफ फिक्स कर रहे हैं। जो कम टैरिफ फिक्स करेगा उसकी बिडिंग मानी जाएगी, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है। उसके बाद ये है कि ज़्यादा इनको जो है स्वतंत्रता दी जाएगी, ज़्यादा ये अपना काम कर सकते हैं। और ये वही सेम स्टेटमेंट सिमिलर टाइप का है, तो ये इसको हटा दिया जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ थी। इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। और ये बिल राज्यसभा में अब पास हो गया है आपका, पिछले साल जो है ये लोकसभा में पास हो चुका था। इसकी प्लानिंग ये मतलब क्या काम करेगा, विनियमित करेगा, आपका कार्यान्वयन संचालन करेगा और योजना बनाएगा मेजर पोर्ट्स के लिए। भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और एक उसमें से जो है आपका एन्नोर पोर्ट वाला, कामराझार करके कुछ नाम है इसका, वो जो है चेन्नई में, ये एक प्राइवेट पोर्ट है मेजर। बाकी 13 मेजर पोर्ट्स हैं भारत में। इसकी मैपिंग ऑल आप लोग जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं मेरे ख्याल से। 13 तो लिंक मैंने बताई थी शायद, इनायम जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज का जो हमारा 14 फरवरी को हम लोगों ने लव सिस्मिक वेव्स देखी जो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक ही होती हैं। तो ध्यान रखना, पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देना, इसी तरीके से जो है पढ़ते रहना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जितना ज़्यादा लाइक आप लोग करते हो उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप लोग पर्सनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जो कंप्लीट पेड ग्रुप है जिसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, जिसमें कि अभी आप लोगों ने देखा होगा UPSC के लिए मैंने सारे जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए पर्सनल टाइम टेबल बनाने के लिए बताया है। तो वो भी बना के उन लोग करूँगा ताकि हर किसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो तैयारी करे और एग्ज़ाम से पहले अपने आप को जो है एक कॉन्फिडेंस के में लाकर एग्जाम को दें जाए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।